नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, नए वीडियो के साथ मैं आज भी फिर हाजिर हूं। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बच्चे, कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 10 में से आज मैं आपको करवाऊंगा कार्यपत्रक 15, 16 और 17 का संपूर्ण सॉल्व। तो ठीक है, पूरा देखना है, लाइक भी आपको करना है। यदि पीछे की वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख ले। तो करेंगे अपन कार्यपत्रक 15, 16 का 17 का संपूर्ण सॉल्व। तो देखिएगा यहाँ पर जीव प्रक्रम, ठीक है, कार्यपत्रक 15 है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? बताओ भाई, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? आंसर लिखेंगे, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावण को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है। क्या करती है बेटा जी? क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावण को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाएगा? मास्टर ग्रंथि कहा जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि क्या करती है? स्रावण को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है, ग्रंथियों के हार्मोन स्रावण को प्रेरित एवं नियंत्रण करती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। अगला देखेंगे अपन, प्रश्न संख्या 2 है कि मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत नासा द्वार से वायु कुपिका तक वायु के मार्ग को रेखा चित्र द्वारा आपको दर्शाना है, चित्र बनाना है और उसको आपको नामांकित करना है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो है नासा द्वार से वायु कुपिका तक वायु के मार्ग को रेखा चित्र के द्वारा आपको दर्शाना है। तो मैं चित्र लेकर आया हूं बच्चा आपके लिए। ये देखो, ये है आपका मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, क्या है भाई? मानव श्वसन तंत्र। यहाँ पर जो है ये चित्र आ जाएगा इसका। देखो, सबसे पहले ये नासा द्वार, ठीक है, फिर आपका ये आपका मुख गुहा हो गया, फिर ये ग्रसनी, फिर ये कंठ है, फिर ये श्वास नली है यहाँ पर, फिर उपास्थि वलय, फिर ये फुफ्फुस हो जाएगा, फिर ये पसलियां आपकी हो जाएगी, है ना, फिर ये डायफ्राम है भाई। ठीक है, डायफ्राम, फिर ये आपका श्वसनिकाय। ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये आपकी क्या है? ये आपकी श्वसनिकाय है। ठीक है, श्वसनिकाय। ठीक है, ये आपकी कुपिका है भाई। ठीक है, यहाँ पर जो है कुपिका आ जाए, ये श्वसनी है और श्वसनिका, और यहाँ पर कुपिका कोश है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का जो है आपको चित्र यहाँ पर बनाना है। ओके, ये आपका डन होता है। फिर देखो आपका प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे अपन कि स्वस्थ मनुष्य का परकुंचन व अनुशीतलन दाब कितना होता है? परकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब आपको बताना है। तो देखो, परकुंचन दाब जो है 120 mmHg है ना, और अनुशीतलन दाब जो है आपका 80 mmHg होगा भाई। ठीक है, रक्तवाहिनियों में रक्त का दाब और धमनी में रक्त का दाब। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे परकुंचन, मनुष्य का परकुंचन व अनुशीतलन दाब जो है यहाँ पर आपको लिखना है 120 mmHg परकुंचन दाब, और अनुशीतलन दाब जो है 80 mmHg यहाँ पर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 देखेंगे कि रुधिर का रंग लाल होता है जबकि लसिका रंग विहीन होती है, कारण बताइए। क्या करना है यहाँ पर? रुधिर का रंग लाल होता है जबकि लसिका रंग विहीन होती है, तो इसका आपको कारण यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, रक्त के अंदर आरबीसी की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। क्यों होता है भैया रक्त का लाल रंग? आरबीसी की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, जबकि लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होती है। लसिका में क्या होती है? आरबीसी जो है अनुपस्थित, यानी कि अनुपस्थित होती है, अतः लसिका रंग विहीन होती है। आरबीसी में उपस्थित होती है, रक्त में आरबीसी की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल रंग होता है, जबकि लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है आंसर लिखेंगे। ओके, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्रांत्र में कौन सी रचनाएं पाई जाती है तथा उनकी क्या विशेषता होती है? तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर कि शुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगूठी जैसे अनेक प्रवर्त होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम यानी कि रसांकुर कहते हैं। क्या कहेंगे भी? दीर्घ रोम, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। इसकी विशेषताएं आप लिखेंगे। फर्स्ट, पहली विशेषता, यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। दूसरा आप लिखेंगे विशेषता, इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है। क्या होती है भाई? इनमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 का आंसर जो है आपको ये वाला लिखना है। आगे आगे देखेंगे, ये डन होता है आपका। अगला है कार्यपत्रक 16 जीव प्रक्रम। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अब देखो, प्रश्न संख्या आपका 1 आता है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका है। बताओ भैया, भोजन के पाचन के अंदर जो लार की क्या भूमिका यहाँ पर आती है?
तो उत्तर में आप फर्स्ट लिखेंगे। 3 कारण मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, 3 भूमिका जो है यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, तो आप आंसर में फर्स्ट लिखेंगे कि लार भोजन को चिकना एवं लसीला बनाती है। क्या करती है? लार जो होती है ना, ये भोजन को कैसा बनाती है? चिकना एवं लसीला बनाती है, ताकि इसका मार्ग क्या हो जाए? आसान हो जाए। ठीक है ना, इसका जो मार्ग होता है ना, वो क्या हो जाए? आसान हो जाए। सेकंड आप लिखेंगे कि लार मुंह एवं दांतों को साफ रखती है। क्या करती है? जो लार होती है ना, ये मुंह एवं दांतों को क्या करती है? भी साफ रखती है। ठीक है। फिर तीसरा कारण यहाँ पर लिखेंगे कि लार में मौजूद एमिलेस्टाइलिन एंजाइम के जटिल अणुओं को सरल शर्करा हमें खंडित कर देते हैं। ठीक है। और चौथा आप कारण लिखेंगे, यहाँ पर चौथा कारण भी है भाई। ठीक है। लार में मौजूद लाइसोजाइम्स जीवाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। लार जो है ना, लार में जो मौजूद लाइसोजाइम्स होते हैं ना, ये जीवाणु को नष्ट करने में भी काम करते हैं। ठीक है। 4 कारण जो है, 4 भूमिकाएं जो है आपके लिए महत्वपूर्ण लेकर आया हूं, तो ये सभी आपको लिख रहे हैं भाई। ठीक है, याद भी होने चाहिए। ओके। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 क्या कहेगा कि वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का नाम बताना है। आपको लाइक करना है भाई, है ना, वीडियो को केवल देख के ही जाना है, लाइक भी आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 2 कि वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो है यहाँ पर वृक्क की, वो हो जाएगी नेफ्रॉन। क्या हो जाएगी? नेफ्रॉन को वक्राणु भी कहेंगे भाई। ठीक है। नेफ्रॉन यहाँ पर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। प्रश्न संख्या 3 है कि जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों से अधिक क्यों होती है? बताओ भाई क्या होगा यहाँ पर? जलीय जीवों की श्वास दर जो है ना, स्थलीय जीवों से अधिक क्यों होती है, आपको बताना है। तो आंसर आप लिखेंगे क्योंकि स्थलीय जीव वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में मौजूद O2 का उपयोग, यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, श्वसन के लिए करते हैं। वही जलीय जीव जल में घुली हुई O2 का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, अतः वह अधिक तेजी से सांस लेते हैं, अतः जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों से अधिक होती है। ठीक है ना भाई, तो ये आप आंसर लिखेंगे बेटा जी। अगला देखेंगे अपन प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या दुष्परिणाम जो है हो सकते हैं हमारे शरीर के लिए, है ना। तो उत्तर आप लिखेंगे यदि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए, आप सबको पता है शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है भी? एनीमिया है। याद रखना है, शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा आता है? एनीमिया रोग आता है। ठीक है। यानी कि आप आंसर लिखेंगे यदि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, जिससे शरीर में O2 की कमी होगी। किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की भी कमी होगी। हमें शीघ्र ही थकान और कमजोरी महसूस होगी। क्या होगी भैया? शीघ्र ही अपन थकान महसूस करने लग जाएंगे, कमजोरी महसूस करने लग जाएंगे, है ना, और भार कम हो जाएगा और शरीर पीला पड़ जाएगा। ठीक है। किसकी कमी से? रक्त की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, 2 एक कोशिकीय जीवों के नाम बताने हैं आपको। द्विकोशिकीय भी होते हैं कुछ जीव, कुछ 2 कोशिकीय भी होते हैं, कोई एक कोशिकीय भी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपको 2 एक कोशिकीय जीव के नाम आपको बताने थे। एक तो आपका अमीबा हो जाएगा, एक पैरामीशियम हो जाएगा, और कौन से एक कोशिकीय जीव आते हैं आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम बताइए। क्या करना है भाई? पादपों के कोई 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम आपको बताना है। तो बच्चे जी, तो बेटा जी आप लिखेंगे पहला आपका तेल हो जाएगा, फिर आपका गोंद है, फिर लेटेक्स है, फिर यहाँ पर रेनिन हो जाएगा। वैसे आपको 2 अपशिष्ट उत्पादों के नाम ही यहाँ पर बताने थे, मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, चारों ही आपको याद होने चाहिए। ओके। फिर देखो प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहेगा कि मछली व मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में कोई एक अंतर आपको बताना है। बेटा जी क्या बताना है? अंतर आपको बताना है। मनुष्य व मछली के परिसंचरण तंत्र में कोई एक अंतर आपको बताना है। तो फर्स्ट आप लिखेंगे कि मछली में एकल परिसंचरण तंत्र तथा मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या करना है भाई? मछली में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछली के अंदर एकल परिसंचरण तंत्र तथा मनुष्य के अंदर किसमें? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र और मछली में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोनों ही आपको याद रखने फैक्ट। ओके। प्रश्न संख्या उसका दूसरा पॉइंट है कि मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं बेटा जी? 2 कक्ष होते हैं। जबकि मनुष्य के हृदय में आप कितने कक्ष पढ़ते हो? 4 कक्ष पढ़ते हो। ठीक है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पढ़ते हो? आप 4 कक्ष पढ़ते हो, यानी कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ओके। फिर करेंगे अपन जीव प्रक्रम कार्यपत्रक 17। तो कार्यपत्रक 17 अपन देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका
कि गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे ठंडक महसूस क्यों करते हैं? बताओ भैया, गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे जो है ठंडक क्यों महसूस करते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कि पेड़ पौधे दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? पेड़ पौधे जो हैं दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, जिसके कारण पत्तियों में मौजूद रुंधरों के द्वारा जलवाष्प बूंदों के रूप में बाहर निकलती है। यही जलवाष्प जब बाहरी हवा से टकराती है तो पेड़ के आसपास शीतलता प्रदान करती है। क्या करती है? पेड़ के आसपास जो है शीतलता प्रदान यहाँ पर करती है। ओके, प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर। देखो भाई, प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर कि मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है? बताना है आपको कि मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका होती है। तो आंसर आप पर लिखेंगे कि आमाशय में श्लेष्मा का मोटा स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? श्लेष्मा का जो स्तर है ना, वो क्या होता है? मोटा पाया जाता है। ठीक है, जो जठर रस यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय भित्ति की सुरक्षा करता है। HCl से आमाशय भित्ति की सुरक्षा यहाँ पर करता है, जठर रस जो है ना यहाँ पर। तो ये आप आंसर लिखेंगे भाई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है कि हरे पेड़ पौधों को सौपोषी क्यों कहा गया है? बताओ भाई, सौपोषी क्यों कहा गया है? आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, इनको सौपोषी इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर देखो, हरे पेड़ पौधों को सौपोषी इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर कहा नहीं, इसको काट देना भाई। ठीक है, इसको आपको काट देना। ठीक है, सौपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, ये आपको शब्द याद रखने हैं। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं कि हरे पेड़ पौधों को सौपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें सौपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सौपोषी कहा जाएगा। ये अपने भोजन क्यों कैसे बनाएंगे? ये अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं भाई। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर कि जैव प्रक्रम क्या है? बताओ भाई, जैव प्रक्रम क्या हो जाएगा? कि जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, जीव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या होता है भाई? जीवित शरीर में होने वाले सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं ना, उनको क्या कहा जाएगा? जैव प्रक्रम कहा जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर पोषण हो जाएगा, यानी कि शोषण यानी कि श्वास लेना अपने लिए बेहद जरूरी है। फिर उत्सर्जन हो जाएगा, फिर वहन आदि। ठीक है, तो ये आपको कारण भी यहाँ पर उदाहरण भी लिखने हैं भाई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है बेटा जी कि वायवीय व अवायवीय श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या करना है? वायवीय व अवायवीय श्वसन में आपको 2 अंतर यहाँ पर बताने हैं। तो पहला अंतर आप लिखेंगे कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में एवं अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, वायवीय तो श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय जो होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर होता है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्व विखंडन है ना, पूर्व विखंडन एवं अवायवीय में ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पर अपूर्ण है भाई। ठीक है, पूर्ण विखंडन और अपूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है, यहाँ पर बता देता हूं कि मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? भाई बताओ कौन सा तंत्र करता है कि मनुष्य में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो है कौन सा तंत्र करेगा? तो ये आपका आ जाएगा उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र करता है? उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर करता है। तो बेटा जी, आई होप वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करके आपको जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ में, साथी संगी के साथ में आपको शेयर भी करना है। लाइक नहीं करते हो, लाइक करेंगे भाई। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट कार्यपत्रकों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।